बच्चों, कक्षा 7 में भूगोल में आज हम पाठ 5 वायु की गतियाँ इसके विषय में बताएंगे। ध्यान से सुनेंगे। वायु की गतियाँ। आप निम्न वायुदाब तथा उच्च वायुदाब के विषय में पढ़ चुके हैं। गर्म वायु वाले क्षेत्र में निम्न दाब तथा ठंडे वायु वाले क्षेत्र में उच्च दाब पाया जाता है। वायुदाब और हवा के चलने में गहरा संबंध होता है। वायु सदैव वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को पवन या हवा कहते हैं। पवन दिशा संबंधी सिद्धांत। धरातल पर चलने वाली हवाओं की दिशा वायुदाब पृथ्वी की दैनिक गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के कारण हवाओं की दिशा में विशेष मुड़ना हो जाता है। इस परिवर्तन बल को विक्षेप बल या कोरियालिसिस बल कहा जाता है। वायु के अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। इस विक्षेपण बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं अपनी दिशा के दाहिनी ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में पाई जाती हैं और वहां मुड़ जाती हैं। इस आधार पर फेरल नामक विद्वान ने हवा चलने की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन किया है। पवन के प्रकार। किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय हवा कहते हैं। स्थल से जल तथा जल से स्थल की ओर चलने वाली इन हवाओं को क्रमशः स्थलीय तथा जलीय समीर कहते हैं। हवा जिस दिशा में जगह से शुरू होती है उसका नाम उसी दिशा के नाम पर पड़ जाता है। ऐसी हवा जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है ग्रही हवाएं कहलाती हैं। इसके विपरीत जिन हवाओं की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें मानसूनी या मौसमी हवाएं कहते हैं। इस तरह हवाओं को दो वर्गों में रखते हैं। पहला है सनातनी या स्थायी नियतवायी हवाएं और दूसरा अनिश्चित या अस्थायी अनियतवायी हवाएं। इस तरीके से हवाओं का ये बदलाव होता है। हवाएं का एक चार्ट दिया जा रहा है। उस चार्ट को आप देखेंगे। इसमें हवाओं के प्रकार दिए गए हैं, कौन कौन सी हवा होती हैं इसको आप देखेंगे। दूसरा, स्थायी या नियतवायी हवाएं। इन हवाओं की दिशा वर्ष भर प्राय समान रहती हैं। इनका वितरण पूरे ग्लोब पर होता है। इनकी उत्पत्ति संपूर्ण ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी की घूर्णन से उत्पन्न उच्च दाब तथा निम्न दाब से संबंधित है। अतः इनको ग्रही हवाएं भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख व्यापारिक हवा, पछुआ हवा तथा ध्रुवीय हवा दिए गए चित्र संख्या 5.3 को देखेंगे। इससे आपको पता लगेगा। तो इसमें दिया गया है कि किस प्रकार की हवाएं होती हैं। व्यापारिक हवाएं। आयनवर्ती का पोषण उच्च वायुदाब में भूमध्य रेखाएं निम्न वायुदाब की ओर व्यावसायिक हवाएं चला करती हैं। इनकी दिशा नियमित होने के कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को पालयुक्त जलायनों संचालन में सुविधा होती थी, इसलिए इनको व्यापारिक हवा कहा जाता था। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती थी। चित्र संख्या 5.3 में इनको भी दर्शाया गया है। स्थिति को देखिए। पछुआ हवा क्या होती है? पछुआ हवा उपोषण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की जांच के बीच दोनों गोलार्ध में चलने वाली स्थायी हवा को पछुआ हवा कहते हैं।
इनकी दिशा उत्तरार्ध गोलार्ध दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी पश्चिम से समुद्र पूर्व की ओर होती हैं। चित्र संख्या 5.3 में इसकी स्थिति फिर दिखाई गई है। इनको देखिएगा और इनकी दिशाएं देखेंगे। आगे ध्रुवीय हवा 60 से 65 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में कम वायुदाब मिलता है। इसे शीतोष्ण कटिबंध या दाब पेटी कहते हैं। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब साल भर बना रहता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब में शीतोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, हवाएं चलती हैं। इनमें ध्रुवीय हवाएं इनको कहा जाता है। अस्थायी अनियमित वाही हवाएं, इससे पहले ऊपर एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट को पूर्ण करेंगे आप। जैसे उत्तरी व्यापारिक हवाएं कौन सी होती, किस दिशा से चलती हैं और किस दिशा की ओर चलती हैं, ये आप इसको पूर्ण करेंगे। दक्षिण व्यापारिक हवा, उत्तरी पछुआ हवा, दक्षिण पछुआ हवा, उत्तरी ध्रुवीय हवा, दक्षिण ध्रुवीय हवा, इनको कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर चलती हैं, इनके विषय में लिखना है। आगे अस्थायी अनियमितवाही मानसून हवाएं। ये मानसून शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र में चलने वाली उस हवाओं के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है और ये हवाएं ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं। एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमानों में भारी विषमता पाई जाती है। तापमान की इस विषमता के कारण वायुदाब की दिशाओं में भी अंतर आ जाता है। इसलिए शीत ऋतु में हम स्थल से सागरों की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में सागरों से स्थल की ओर चलने लगती हैं। सागरों से आने वाली हवाएं आर्द्रता से भरी होती हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होती है। इस ऋतु की हवाओं को ग्रीष्म मानसून कहते हैं। हमारे देश में ग्रीष्मकालीन मानसून से अधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु में ये हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं, अतः वर्षा कम होती हैं। चित्र संख्या 5.4 इसमें दिखलाया गया है। इस चित्र को आप देखें, इसमें हवाओं की स्थिति का वर्णन किया गया है, हवाई की स्थिति दिखाई गई है। इससे आगे स्थलीय तथा सागरीय समूह, स्थलीय तथा सागरीय समीर। स्थलीय तथा सागरीय समीर मुख्य रूप से छोटे रूप में मानसून हवा की होती हैं। इनकी दिशा में 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन होता है। सागरीय समीर दिन में सागर से स्थल की ओर तथा स्थलीय समीर रात्रि में स्थल से सागर की ओर चलती हैं। नीचे चित्र दिए गए हैं 5.5, दोनों इन चित्रों को देखिएगा, समुद्र समीर और स्थल समीर। इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। स्थलीय तथा सागरीय समीर के चलने का एकमात्र कारण स्थल तथा जल का गर्म तथा ठंडा होना होता है। ये परस्पर विरोधी स्वभाव का होता है। दिन के समय स्थल सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है और स्थल के ऊपर वायु गर्म होकर उठने लगती हैं। इससे स्थल निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और सागर की ठंडी वायु स्थल के निम्न वायु क्षेत्र की ओर चल पड़ती हैं। इसे सागरीय समीर कहते हैं। स्थलीय समीर में स्थलीय समीर क्यों नहीं चलती हैं, तो ये स्थानीय हवाएं हैं। स्थानीय हवाएं किसी एक स्थान विशेष से प्रचलित हवाओं के विपरीत स्वभाव में चलने वाली विशेष प्रकार की हवाओं को स्थानीय हवा कहा जाता है। इनका संबंध स्थान विशेष की धरातल बनावट से अधिक होता है तथा इनमें ऐसे गुण होते हैं उनको प्रचलित हवा से शीघ्र अलग कर लिया जाता है। ये हवा गर्म
और ठंडी बर्फ से भरी धूल रेत युक्त कई प्रकार की हवाएं होती हैं। भारत की स्थानीय हवा का उदाहरण दिया जाए तो इन्हें लू कहते हैं। यह भारत के उत्तरी मैदान में मई से जून के महीने में चलती हैं। विश्व की कुछ मुख्य स्थानीय हवाएं, जिनमें चिनूक जो यूएसए में चलती हैं, सिरोको जो इटली में चलती हैं, हरमन चट्टान जो सहारा मरुस्थल में चलती हैं, बोरा एड्रियाटिक सागर, मिस्ट्रिल स्पेन एवं फ्रांस में इस प्रकार की भाषाएं चलती हैं। ब्लिटल ये कनाडा और साइबेरिया क्षेत्र में ये हवाएं चलती हैं। तो इस प्रकार से ये हवाओं के विषय में बताया गया है। आगे चक्रवात किसे कहते हैं? चक्रवात का इसमें चित्र भी दिया गया है। 5.6 चित्र को आप देखेंगे। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। आप गर्मी के मौसम में को देखते होंगे कि अक्सर तेजी से धूल भरी आंधी या बवंडर आता है। ठीक इसी प्रकार चक्रवात होता है। चक्रवात उन चक्करदार हवाओं को कहते हैं जिनके मध्य में निम्न एवं किनारे की ओर उच्च वायुदाब होता है। वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भवन उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें चक्रवात कहा जाता है। ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 320 किलोमीटर से 32 डिग्री, इनका आकार 320 किलोमीटर से 380 किलोमीटर तक होता है। इनकी गति 30 किलोमीटर से 64 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। चक्रवात में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। इसमें हवाओं की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती हैं। चित्र संख्या 5.6 में उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा को देखिएगा। चक्रवात क्यों आते हैं? चक्रवात का जन्म दो अलग अलग ताप वाली वायु राशियों के विपरीत दिशाओं के आकार मिलने के कारण होता है। गर्म व ठंडी वायु राशियों के मिलने से इनका जन्म होता है। उष्णकटिबंध चक्रवात ये बड़े विनाशकारी होते हैं। इन्हें चीन सागर में टाइफून और मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो और पश्चिम द्वीप में हरिकेन तथा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के नाम से जानते हैं। विश्व के रेखा मानचित्र पर चीन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, पश्चिम द्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी को देखते हैं। इसमें टॉर्नाडो का भी चित्र दिया गया है, उस चित्र को भी देखिए। चित्र संख्या 5.7 में उष्णकटिबंध चक्रवात भूमध्य से 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्तरी व दक्षिणी भाग में अधिक आते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु तथा अरब सागर में उत्पन्न चक्रवात गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के समुद्री तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं। हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 8% भूभाग समुद्री तूफान चक्रवात से प्रभावित होता है। चक्रवात से बचाव किस प्रकार से होते हैं? संचार माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने न जाएं। इस प्रकार की सूचनाएं हम लोगों को मिलती हैं। तो ये चक्रवात के विषय में अभी बताया है। चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में दूर सुरक्षित स्थानों जगहों पर समुद्र पर पानी न पहुंच सके पर चले जाएं। जहां पर स्थान पर समुद्र में का पानी ना पहुंचे ऐसे स्थान पर चले जाएं। इस प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं। या चक्रवात के समय तेज हवाएं चलती हैं। जिनसे मकानों के ऊपर के टीन शेड उखड़ कर हवा में उड़ते हैं।
अतः खुले स्थानों पर न जाएं, दरवाजों खिड़कियों बंद कर लें तथा मकान के भीतर ही रहें। चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे, तारों को न छुएं। उन घरों की बिजली की लाइन काट दी जाती है। बाढ़ के पानी में न जाएं। विषधर जीव जंतु से भी सावधान रहें। तो बाढ़ के पानी में इस प्रकार के जीव जंतु होते हैं। चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने के अनाज व स्वच्छ जल सुरक्षित स्थान पर रख लें। सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें तथा सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनें। इस प्रकार की सूचनाएं आप लोगों को दी जाती हैं। तो ये पाठ इस प्रकार से पूर्ण होता है। इसके कुछ प्रश्न हैं जो हमने किताब में उनके निशान लगा दिए हैं। उन निशानों के आधार पर इन पाठ के प्रश्नों को पूर्ण करेंगे। कुछ रिक्त स्थान हैं, जैसे वायु के कारण चलती है, अर्थात वायु दाब इसमें आएगा। वायु के दाब चलती है। दूसरा है वायु उच्च से निम्न दाब की ओर चलती है। इसी प्रकार तीसरा गय है, वायु की दिशा और गति वायु दाब पर निर्भर करती है। घय है वायु की गति मापी यंत्र द्वारा नापी जाती है। इस प्रकार कारण बताइए, ये भी हमने इसमें निशान लगा दिए हैं पाठ में, आप उनको कर लेंगे। टिप्पणी है जल तथा स्थल समीर किसे कहते हैं, ये भी इसमें आई हुई हैं, हमने इस पर भी निशान लगा दिए हैं। तो ये पाठ आप अपने पूरा कर लीजिए और प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए और इनकी कार्य करने के बाद उनकी फ़ोटो अपने ग्रुप में सेंड करें, जिससे कि ये पता लगे कि आपने ये काम कर लिया है। धन्यवाद।